Hello dear students, a very good morning to all of you. As we have started with the electric potential and the capacitance, we are continuing with the same part. In our today's class, we will discuss about the charge distribution in a concentric shell. अगर एक आधा शेल है कॉन्सेंट्रिक है वहां पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है ओके वो अपन आज के लेक्चर में लर्न करने वाला है ठीक है तो देखो मैं एक थीन शेल कंसीडर कर रहा हूं थीन शेल ठीक है तो फॉर एग्जांपल यहां पे ये एक शेल है इसके अंदर चार्ज कितना है Q है चार्ज कितना है Q है बराबर एक शेल मैंने लिया उसके ऊपर चार्ज कितना है Q है तो देखो अभी ध्यान दो सो यहाँ पे ये जो शेल है थीन है एकदम तो ये दिखती कैसी है वो देखो पहले तो ठीक है तो यहाँ पे लेके सपोज चार्ज क्यू रखा है अपन ने ये बहुत ही थीन रहेगा अपन यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर रहे हैं बट यहाँ पे जो है ना ये बहुत थीन पार्ट है बहुत ही क्या है थीन पार्ट बराबर अब देखो एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर और स्फीयर इज जीरो ये मैंने आपको बताया था अब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है इसका मतलब क्या वो क्यों जीरो होती है वो अच्छी तरीके से ध्यान में रखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है क्योंकि जो भी चार्ज अपन देते हैं वो चार्ज पूरा कहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है सरफेस पे कहाँ पे सरफेस पे अगर ये बॉडी के अंदर कोई चार्ज है क्यू बॉडी के अंदर कोई चार्ज क्यू है तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं रहेंगी ये बहुत क्लियर रखो क्योंकि अपन जो भी केसेस लिए थे इससे पहले जो भी केसेस लिए थे वहां पे चार्ज जो था वो चार्ज सरफेस पे प्रेजेंट था इसलिए वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ने जीरो बता दिया यहाँ पे मैं ऐसे बता रहा हूं यहाँ पे चार्ज है ठीक है अब ये जो इनसाइड पार्ट है ये वाला पार्ट यहाँ पे कोई भी चार्ज है क्या नहीं है यहाँ पे अगर कोई भी चार्ज नहीं है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेंगी जीरो रहेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेंगी जीरो रहेंगी ना बराबर है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेंगी जीरो रहेंगी ये जो अंदर का पार्ट है क्योंकि यहाँ पे कोई भी चार्ज है क्या नहीं चार्ज तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड रहेंगी अगर यहाँ पे पूरा चार्ज रहता तो यहाँ पे भी जीरो रहती पर यहाँ पे मैंने चार्ज रखा इसलिए यहाँ पे कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे बट व्हाट अबाउट दिस पार्ट ये पार्ट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेंगी जीरो तो अगर मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रखा तो गॉस फ्लक्स थ्योरम क्या बोलता है फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है E into ds तो फ्लक्स किसके इक्वल हो गया जीरो के इक्वल हो गया क्योंकि E जीरो के इक्वल है ये किसके इक्वल होता है फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ये किसके इक्वल हो गया जीरो के इक्वल तो Q किसके इक्वल हो गया जीरो के इक्वल हो गया तो चार्ज जो है वो चार्ज किसके इक्वल हो गया जीरो के इक्वल चार्ज अगर जीरो के इक्वल है तो मैं इसको बैलेंसिंग के लिए ऐसा लिख सकता हूँ कि देखो यहाँ पे मैं माइनस क्यू दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं क्या दे रहा हूँ प्लस क्यू दे रहा हूँ यहाँ पे क्या दे रहा हूँ माइनस क्यू यहाँ पे क्या दे रहा हूँ प्लस क्यू दे सकता हूँ क्योंकि नेट तो कितना बन रहा है नेट तो जीरो ही बन रहा है अल्टीमेटली मेरे को जीरो ही लाना है कोई फर्क गिरा क्या तो इसको ही अपन बोलते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोलते हैं अपन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया आपको एक दो एग्जांपल दूंगा उससे बहुत अच्छे से आइडिया आ जाएंगे ठीक है कोई डाउट किसी को देखो ध्यान दो तो ये मैं मिटा रहा हूं कॉन्सेप्ट है ये देखो देखो यहाँ पे लेट अस सपोज अगर मैंने यहाँ पे देखा बोला यहाँ पे फाइंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन
चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द सरफेस। ठीक है, अब देखो ये एक है, और ये दूसरा है। ठीक है, ये जो सरफेस है इसके सेंटर पे मैंने चार्ज रखा है Q। ठीक है, यहाँ पे मैंने रखा है 2Q। क्या रखा है मैंने? 2Q। आपको यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है आपको यहाँ पे? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे कैसे सरफेस के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। तो देखो मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ये एक शेल हो गया, ये दूसरा शेल हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो चार्ज है वो कितना है? Q है। यहाँ पे Q है तो यहाँ पे कितना होना चाहिए? -Q। यहाँ पे कितना होना चाहिए? +Q। यहाँ पे अगर Q है तो यहाँ पे शेल है ना, इसके ये मैंने जैसा सरफेस अभी दिखाया था वैसा ही है सेम। तो इनसाइड 0 रहता है तो -Q +Q बराबर। फिर यहाँ पे मैंने बताया है -Q, यहाँ पे मैंने कितना बताया है? -Q। अगेन ऊपर कितना चार्ज रहना चाहिए? फिर यहाँ पे देखो ऊपर कितना चार्ज है? 3Q है। कितना है? 2Q है। कितना है? 2Q है। और यहाँ पे मेरे को यहाँ पे तो -Q मैंने ऑलरेडी बताया है। मेरे को यहाँ पे 2Q लाने के लिए कितना चार्ज ऐड करना पड़ेगा? आई हैव टू ऐड द 3Q। कितना चार्ज ऐड करना पड़ेगा मेरे को? 3Q चार्ज ऐड करना पड़ेगा। जब मैं 3Q चार्ज ऐड करूंगा तभी वो 2Q बनेगा ना, तभी वो क्या बनेगा? 2Q बनेगा। नहीं तो बन सकता था क्या? नहीं। समझ में आया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? और एक एग्जांपल लेते हैं, इसको आप कॉपी करो। देखो तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक स्फीयर है, ये दूसरा स्फीयर है, और एक तीसरा स्फीयर है। यहाँ पे चार्ज कितना दिया है? सेंटर में Q, यहाँ पे 3Q, यहाँ पे 7Q। अब आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है आपको? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो कैसे ड्रॉ करोगे? देखो यार, ये चार्ज ले लिया मैंने, एक शेल है, ये दूसरा शेल है, ये तीसरा शेल। ठीक है, यहाँ पे चार्ज कितना है? Q है। यहाँ पे Q है तो यहाँ पे कितना रहेगा? -Q रहेगा, यहाँ पे +Q रहेगा। यहाँ पे Q है शेल के अंदर तो नेट चार्ज 0 रहता है तो -Q +Q। अगर ये -Q +Q ये Q हो जाएगा। क्या हो जाएंगे? Q। ओके, ये Q हो गया तो ये कितना हो जाएगा? 4Q हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4Q बराबर। ये 3Q है ना, तो उसमें से -Q यहाँ पे चला गया तो 4Q। ये 4Q थे -4Q हो जाएगा। -4Q हो तो 7Q है, तो टोटल कितना हो जाएंगे? 11Q हो जाएंगे। कितना हो जाएगा? 11Q। समझ में आया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है? सेंटर पे जो चार्ज दिया है वो सरफेस पे -+, फिर यहाँ का सरफेस का चार्ज देख लो, उधर इतना जो दिया होगा माइनस, तो वो ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे भी सेम। ठीक है, तो आपको एक मैं होमवर्क दे रहा हूँ, वो होमवर्क आपको सॉल्व करके लाना है, मेरे को भेजना है। ठीक है बेटा, ठीक है। सो दिस इज द होमवर्क। ये एक है, this second, this is third, this is Q, this is 3Q by 2, this is 7Q by 2। क्या करना है आपको? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करना है और मेरे को सेंड करना है पिक्स। समझ में आया? ठीक है, मिटा रहा हूं इतना। अब देखो, अब कभी कभी क्या होता है, इसके ऊपर एक आधा न्यूमेरिकल आता है, वो न्यूमेरिकल में आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पूछा जाता है, बट थोड़ा अर्थिंग का भी कॉन्सेप्ट वो लगाते हो आप। न्यूमेरिकल में आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो पूछा जाता है, बस साथ ही साथ काय के कॉन्सेप्ट लगाते हैं? अर्थिंग के। कैसे? तो देखते हैं अपन।
फॉर एग्जाम्पल यहां पे एक चार्ज है Q, एक स्फीयर हो गए, ये हो गया दूसरा स्फीयर, दिस इज द थर्ड स्फीयर। यहाँ पे चार्ज है लेट अस सपोज 7Q, कितना है 7Q, ठीक है। ये रेडियस R ले लो, ये रेडियस 2R ले लो, ये रेडियस 4R ले लो, ठीक है, ओके। और यहाँ पे ये जो B स्फीयर है, ये B स्फीयर है अर्थ, B स्फीयर कैसा है अर्थ, B स्फीयर कैसा है अर्थ, समझ में आया क्या किया मैंने। यहाँ पे चार्ज दिया है Q, ये तो अर्थ है तो इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं, वहां पे चार्ज कितना है 7Q है। तो क्वेश्चन क्या है, आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, फाइंड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो कल के लेक्चर पे पूरा बेस्ड है, कल का लेक्चर अच्छे से किया होगा तो ये लेक्चर आ जाएगा। अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आप निकालोगे कैसे। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको B के ऊपर कितना चार्ज है वो निकालना पड़ेगा। B के ऊपर कितना चार्ज है वो आपको निकालना पड़ेगा। B के ऊपर का चार्ज अगर मिल गया तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालना बहुत आसान है, ठीक है। तो B के ऊपर का चार्ज अपन निकालेंगे तो कैसे, ध्यान दो, ध्यान दो। सबसे पहले ये आप देखो कि अर्थ कौन सा है, अर्थ है B वाला स्फीयर। तो मैंने आपको उस दिन कल ही बताया था कि जब एखादा स्फीयर अर्थ रहेगा तो उसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, पोटेंशियल 0 हो जाएगा। पोटेंशियल कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, एज स्फीयर B इज अर्थ, B स्फीयर कैसा है अर्थ है, देन चार्ज on B must be equal to 0। जो भी B के ऊपर, सॉरी चार्ज नहीं, पोटेंशियल जो है B के ऊपर वो किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। स्फीयर B तो अर्थ है तो पोटेंशियल ऑन B क्या होना चाहिए, अर्थ होना चाहिए, सॉरी 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो पोटेंशियल at B एक ड्यू टू A ड्यू टू B ड्यू टू C होगा, ड्यू टू A ड्यू टू B ड्यू टू C। अब यहाँ पे क्या, ये कौन सा पॉइंट है, आउटसाइड पॉइंट है, ये क्या है पॉइंट ऑन द सरफेस है, और इसके लिए क्या है, ये C के लिए इनसाइड है, ठीक है। अब V 0 आ जाएगा, V भी क्या हो जाएगा K Q अपॉन R, सॉरी 2R हो जाएगा। ये क्या होगा K Q अपॉन 2R हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा K 7Q अपॉन 4R हो जाएगा, होगा K 7Q अपॉन 4R, इनसाइड इसलिए रेडियस 4R। अब यहाँ पे देखो ये KQ अपॉन 2R माइनस हो गया, इधर क्या बचा KQ अपॉन 2R, K 7Q अपॉन 4R, RR cancel, K cancel, what remain is the minus Q by 2 equal to Q by 2
प्लस 7q/4। इसको 4 लाने के लिए इधर 2 से मल्टीप्लाई कर लो, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे क्या होगा 2q/4, 7q/4 कितना हो जाएगा 9q/4, 9q/4। तो q इक्वल टू क्या हो जाएगा -9q/2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल q? -9q/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा -9q/2। ये तो प्रीवियस लेक्चर पे ही बेस्ड है कि जिसको आपने अर्थ किया है, जिसको आपने क्या किया है अर्थ, वहां का पोटेंशियल कितना बनाना है आपको 0 बनाना है। कितना बनाना है आपको 0। और वहां का पोटेंशियल आपने 0 बना लिया तो आसानी है निकालना। समझे? देख लो एक बार। q इक्वल टू क्या हो गया -9q/2, -9q/2। ठीक है, मिटा दो। चलो देखो, अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे, वो आसानी है फिर। हाँ, तो देखो, तो ये जो स्फीयर था इसके ऊपर चार्ज कितना था q था। ये क्या हो गया -q, ये हो गया +q, हो गया -q +q। तो यहां पे एक दूसरा स्फीयर है, ठीक है। अब इसके ऊपर ये +q है, देखिए कितना होगा -q हो जाएगा। कितना हो जाएगा -q। अब इसके ऊपर चार्ज कितना है b के ऊपर -9q/2 है, -9q/2 है। तो यहाँ पे ऑलरेडी चार्ज कितना है -q है, देखो -q है बराबर। तो ये टोटल तो -9q/2 आना चाहिए ना। टोटल कितना आना चाहिए -9q/2। तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं x ले रहा हूँ। x की वैल्यू क्या होगी -9q/2 प्लस q, ये कितना हो जाएगा -7q/2। ये कितना हो जाएगा -7q/2। कितना हो जाएगा -7q/2। क्योंकि टोटल चार्ज तो -9q/2 है ना b के ऊपर। ऑलरेडी वहां पे -q बचा है, तो ऊपर कितना आना चाहिए -7q/2। समझ में आया? फिर एक तीसरा है, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा माइनस है ना, +7q/2 हो जाएगा। ये माइनस है तो वो क्या हो जाएगा +7q/2। ऑलरेडी 7q है, ऑलरेडी कितना है 7q है। तो यहाँ पे क्या होगा देखो, कितना आना चाहिए 7q आना चाहिए ना। इसमें कितना है 7q/2 है प्लस q, सॉरी x, y लेंगे तो y की वैल्यू क्या होगा 7q/2 ही हो जाएगा। 7q - 7q/2, 7q/2, तो ये कितना हो जाएगा +7q/2। समझ में आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालना रहा तो पहले क्या करो, जो भी चार्ज है वो निकाल लो, क्योंकि अगर अर्थिंग का केस रहा तो कंफ्यूजन होता है, तो होना नहीं चाहिए। पहले क्या निकाल लो आप चार्ज। चार्ज निकालने के बाद उसको डिस्ट्रीब्यूशन दे दो। सरफेस के ऊपर का चार्ज नेट बदलना नहीं चाहिए। एक पहला जो भी सरफेस दिया है, सेंटर में चार्ज दिया है, उसका नेट चार्ज सरफेस का 0 रहना चाहिए। कितना रहना चाहिए 0 रहना चाहिए। समझ में आया? चलो मिटा रहा हूं, देखो एक होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं, तो आप उसको सॉल्व कर लो। ठीक है, देखो यहां पे ये चार्ज है Q, ये दूसरा चार्ज है, ये अर्थ है, इसकी रेडियस है R, इसकी दिया है 1.5 R, ओके। एंड देयर इज अनदर स्फीयर हैविंग रेडियस कितना है 2R, रेडियस कितना है 2R, और इसके ऊपर चार्ज दिया है 4Q। ठीक है, तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू फाइंड द
चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या निकालना है आपको? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये केस में निकालना है, समझे? ठीक है, मिटा रो देख आगे। ठीक है, देखो यहाँ पे शेल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, पूरा हो गया है। कोई भी डाउट रहा तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। अभी जो है नेक्स्ट कंटेंट जो है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस का है, वो आपने पहले ही लर्न किया है, और कुछ प्रॉपर्टीज उसके मैं यहाँ पे आज बताऊंगा और अपन लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। तो देख, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस माने एक ऐसा सरफेस जहां पे हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम रहे। पोटेंशियल क्या रहे? सेम। ऐसे सरफेस को अपन बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या बोलते हैं अपन? इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो what is the equipotential surface? Basically the surface in which the potential is same at every point. हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए। ऐसे सरफेस को अपन बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। the surface at which potential is same at every point। ऐसा सरफेस है जहां पे पोटेंशियल क्या रहेगा? हर पॉइंट पे सेम रहेगा। हर पॉइंट पे क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है, तो जैसे आपको अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है, इक्विपोटेंशियल सरफेस मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बता रहा हूँ। इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर अ पॉइंट चार्ज, देख कैसे। अब पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? पोटेंशियल का फॉर्मूला है के क्यू अपॉन आर। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? के क्यू अपॉन आर। ठीक है, अगर चार्ज सेम दिया है आपको, पोटेंशियल कांस्टेंट कब रहेगा? कौन से पॉइंट का पोटेंशियल सेम रहेगा? जब डिस्टेंस सेम रहेगा। डिस्टेंस क्या रहेगा? सेम। चार्ज से अगर डिस्टेंस सेम है तो पोटेंशियल भी क्या रहेगा? कांस्टेंट। यहाँ पे आपको बताना है पोटेंशियल will remain constant if distance does not change। डिस्टेंस चेंज होगा क्या? नहीं होगा। डिस्टेंस चेंज होगा क्या? नहीं होगा। पोटेंशियल कांस्टेंट कब रहेगा? जब डिस्टेंस भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। डिस्टेंस भी क्या रहेगा? सेम। तो जो चार्ज से सेम डिस्टेंस पे पॉइंट है, वो सभी पॉइंट का पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम रहेगा। पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो यहाँ पे अपन पॉइंट चार्ज के बारे में बात करेंगे। देखो, ले लिया पॉइंट चार्ज। अब ये पॉइंट चार्ज एक आर डिस्टेंस पे अपन उसका पोटेंशियल निकालते हैं। पॉइंट चार्ज है क्यों? आर डिस्टेंस पे मैंने क्या निकाल दिया? पोटेंशियल निकाल दिया। अब ये आर डिस्टेंस को कंसीडर करके मैं एक ऐसा स्फीयर ड्रॉ कर रहा हूँ। क्या ड्रॉ कर रहा हूँ मैं? स्फीयर। तो ये जो भी स्फीयर मैंने ड्रॉ किया है, ड्रॉ किया है, यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, कोई भी पॉइंट लो, इनफिनिट पॉइंट्स। तो ये हर पॉइंट पे ये भी डिस्टेंस कितना है? आर है। 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 हर डिस्टेंस आर है। हर डिस्टेंस क्या है? आर। चार्ज भी वही है। तो अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो पोटेंशियल क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। यही मैंने अभी बताया।
डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो पोटेंशियल भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या हो गया, स्फीयर हो गया। क्या हो गया, स्फीयर। समझ में आया। द इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस for a point charge, for a point charge is sphere। जो भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है पॉइंट चार्ज के लिए वो क्या है, स्फीयर है। क्या है वो, स्फीयर है। समझ में आया, कोई डाउट किसी को। अब देखो लीनियर चार्ज की बात करते हैं। तो लीनियर चार्ज के लिए मिटा रहा हूं, ये कॉपी कर लो। तो देखो अभी लीनियर चार्ज, जैसे ये चार्ज है, लीनियर चार्ज है, ठीक है। तो अगर मैं लीनियर चार्ज के बारे में बात करूंगा तो जैसे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो इधर होंगी, नहीं तो इधर होंगी। तो ये दो जो पॉइंट है जो एक्सिस से सेम डिस्टेंस पे है, एक्सिस से सेम डिस्टेंस पे है, ये दो पॉइंट का पोटेंशियल सेम रहेगा। जैसे एक पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है, दिस इज वन पॉइंट एंड दिस इज अनदर पॉइंट। तो लीनियर चार्ज होगा तो ऐसा सिलेंड्रिकल आता है, सरफेस कैसे आता है, सिलेंड्रिकल। समझे, लीनियर चार्ज रहा तो कैसा आता है, सरफेस सिलेंड्रिकल आता है। कैसे आता है, सिलेंड्रिकल। तो ये हो गया पोटेंशियल के बारे में। तो इसके कुछ प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है, ठीक है। तो देखो, तो प्रॉपर्टीज देखो यहाँ पे ध्यान दो। प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी है द पोटेंशियल डिफरेंस, the potential difference of points on equipotential surface is zero। जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है किसका, पॉइंट्स का, जो भी पॉइंट्स इक्विपोटेंशियल सरफेस पे रहते हैं उनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा, जीरो रहेगा। कितना रहेगा, जीरो। मतलब क्या, जैसे ये सरफेस दिया है, लेट अस सपोज इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। यहाँ पे मैंने दो पॉइंट्स लिए हैं, वन इज ए, अनदर वन इज द बी। एक ए है और एक बी है। हाँ, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रही तो ये भी एक पॉइंट है, उसमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रही। तो यहाँ पे यहाँ का पोटेंशियल ले रहा हूँ मैं वी ए, यहाँ का पोटेंशियल कितना ले रहा हूँ मैं, वी बी ले रहा हूँ, बराबर। वी ए और वी बी अगर पोटेंशियल है तो ये तो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो वी ए इसके इक्वल होना चाहिए, वी बी के इक्वल होना चाहिए। तो वी ए माइनस वी बी मस्ट बी इक्वल टू जीरो। वी ए माइनस वी बी किसके इक्वल होना चाहिए, जीरो के इक्वल होना चाहिए। क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर पोटेंशियल सेम है तो ये इधर आएगा तो माइनस आएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, जीरो। समझ में आया, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द पॉइंट्स ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। समझे, कोई डाउट, फिर से कर लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नो वर्क इज डन, no work is done on moving point in equipotential surface। no work is done on moving a point in equipotential surface। कुछ भी वर्क होता नहीं है in order to moving a point on a in a equipotential surface।
तो कैसे, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो मैंने अगर V लिया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, W अपॉन Q। ये पोटेंशियल क्या है, डिफरेंस है ना, तो ये होता है VA माइनस VB, 2 पॉइंट दिया है तो वर्क डन अपॉन चार्ज, बट ये तो जीरो के इक्वल होता है, तो वर्क डन भी किसके इक्वल हो गया, जीरो के इक्वल। तो कभी भी आपको ध्यान में रखो, अगर कोई भी सरफेस अगर इक्विपोटेंशियल दिया है तो वर्क डन कितना लेना है अपने को, जीरो लेना है। कितना लेना है अपने को, जीरो, क्योंकि चार्ज जब इक्विपोटेंशियल में डन करते तो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ही नहीं होता, एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं होता तो वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो। कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक है, अब वर्क डन जीरो होता है एक और डेफिनेशन से, उसको अपन देखेंगे। ठीक है, मिटाओ। ठीक, हाँ, थर्ड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 3, the ठीक, the equipotential surface, the equipotential surface is always perpendicular to the electric field। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा कैसे रहता है, परपेंडिकुलर रहता है टू द इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो देखो कैसे, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर रहा हूं, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इसके लिए अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है तो इट विल बी लुक लाइक दैट, दिस इज वन, this second, this is third। तो ये क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड को 90 डिग्री एंगल बनाएगा। कितनी डिग्री एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। तो ये समझता कैसे है, तो आपने अभी क्या बताया था, वर्क डन कितना होगा, मैंने बताया था जीरो। वर्क डन का फॉर्मूला FS cos थीटा। जब तक कि थीटा 90 नहीं रहेगा तब तक के वर्क डन जीरो बन सकता है क्या, नहीं, थीटा मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा किसके इक्वल होना चाहिए, 90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए, तभी वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ में आया, तो दोनों में क्या एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का 90 डिग्री होता है। कितना होता है, 90 डिग्री। ठीक है, मिटा दो। ओके, देखो फोर्थ, सी equipotential surface, equipotential surface never intersect each other। एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं क्या, नहीं करते हैं। सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी है ये। उसका रीजन क्या, कि अगर एक पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा है, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा है, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे रहेगा और इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे रहेगा। तो एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड को दो अलग अलग डायरेक्शन पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है। इसलिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी इंटरसेक्ट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। समझ में आया, कोई डाउट। एक मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको जो कॉमनली आता है कभी कभी, वो मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे। इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर डायपोल के लिए ड्रॉ करना है। किसके लिए ड्रॉ करना है, डायपोल। तो अगर ये चार्ज है, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, ये चार्ज, ये निकाल लो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, बराबर। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, देखो यहां से एक लाइन ड्रॉ करना सेंटर से, ये पॉइंट पे, हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि जो भी सरफेस है उसको कैसे होने चाहिए, परपेंडिकुलर। कैसे होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए, नहीं तो ऐसा भी ड्रॉ कर सकते।
ये भी कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री। कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री। नहीं तो ऐसे भी ड्रॉ कर सकते। इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया काय के लिए, डायपोल के लिए। काय के लिए, डायपोल के लिए। तो इतना प्रॉपर्टी आपको देखना है इक्विपोटेंशियल सरफेस का। तो कल अपन एक नया कंटेंट पढ़ेंगे। आज के लिए अपन इतना ही लेते हैं। थैंक यू।